जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिज़्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर के हवाले से कितने मैकेनिज़्म हैं। तो पहली बात करने वाले हैं बॉडी हीट, हीट गेन एंड हीट लॉस। कि बॉडी की जो हरारत है वो कितनी आमतौर पे बॉडी गेन करती है, आउटर एनवायरनमेंट से लेती है, या कितनी आमतौर पे लूज़ करती है। तो हमेशा जो एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है, जी बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करेगा। देखिए किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ जी बॉडी हीट। कि बॉडी की जो हीट है उसका आमतौर पे बाहर वाले एनवायरनमेंट से जो चेंज होने की रेट है, शरह है, वो कितनी है, कि कितना एक्सचेंज कर रहा है, आउटर एनवायरनमेंट में कितनी हीट जाती है या कितनी आउटर एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर हीट की फॉर्म में आता है। और ये हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट जो है ये आमतौर पे डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। एक हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिज्म, कि हीट जो है वो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन के ज़रिए कितनी प्रोड्यूस हो रही है। और इसके साथ साथ दूसरा ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज पर, कि आउटर एनवायरनमेंट से उसने कितनी आमतौर पे हीट को चेंज किया है। और चेंज में हीट गेन भी आएगा, कितनी उसने हीट बाहर से हासिल की है, या हीट लॉस होगा कि कितनी उसने हीट को लूज़ किया है। जी मैंने बात की कि किसी भी एनिमल की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पर डिपेंड करता है। और ये चीज़ अल्टीमेटली आमतौर पे मुतासिर होगी हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिज्म से, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट गेन एंड लॉस, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब जब हम इन चीज़ों के हवाले से बात करते हैं तो एनिमल्स जो रेट ऑफ चेंज के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आउटर एनवायरनमेंट से हीट को गेन करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हीट को लूज़ करते हैं। तो देखें हीट वो गेन कैसे करेंगे एनिमल। हीट जो गेन करते हैं उसमें आमतौर पे तीन तरीके हैं जी। इंफ्रा रेड थर्मल रेडिएशन है, यानी ये ऐसे रेडिएशन हैं जो बॉडी के लिए जी सोर्स ऑफ हीट हैं। इसके साथ साथ जी इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट जी सनलाइट है। अब डायरेक्ट तो है, इनडायरेक्ट में रिफ्लेक्टेड सनलाइट शामिल होगी। तो हीट गेन तीन चीज़ों पर डिपेंड किया, एक इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन पर, दूसरा डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है उनसे, इन तीन चीज़ों से कितनी उसे हीट मिलती है। अगर हीट लॉस के हवाले से बात करें कि बॉडी जो है वो किन तरीक़ों से हीट को ज़ाय करती है, तो उसमें एवापोरेशन है, लॉस ऑफ वाटर है। तो एनिमल की बॉडी से पानी जो है जब चला जाता है तो लाजिम बात है कि हीट भी लेके जाता है, वो ऐसे नहीं उड़ता, तो बॉडी की हीट भी लूज़ हो जाती है। तो हीट लॉस में एवापोरेशन का अहम रोल है, और इसके साथ साथ एवापोरेशन के साथ साथ रेडिएशन, कि जो बॉडी से रेडिएशन इमिट होती है, निकलती हैं, तो वो भी आमतौर पर बॉडी की हीट को जी लेके जाती हैं। जी ये मैंने बात की हीट गेन एंड हीट लॉस। नेक्स्ट जो मैकेनिज़्म है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। कि एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हवाले से एनिमल की कितने हम ग्रुप बना लेते हैं। तो देखें भाई एनिमल
क्योंकि आमतौर पे एनवायरनमेंट डिफर टाइप की पाए जाते हैं और उनके अंदर अडाप्टेशन भी डिफर टाइप के होते हैं। तो एनिमल को शुरू में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया पोकिलोथर्म्स और दूसरे को कहा गया जी होमियोथर्म्स। अच्छा, जो पोकिलोथर्म्स थे इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। यानी इनका ये था कि ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है ये वेरी रखते थे। मतलब ये है कि इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी होता था, मुख्तलिफ होता था। यानी ये अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं करते थे, मेंटेन नहीं रखते थे, बल्कि चेंज करते रहते थे। और इन एनिमल्स में जी इनवर्टिब्रेट्स, इन एनिमल में एम्फीबियंस, इन एनिमल में फिशेस, इन एनिमल में रेप्टाइल्स, ये सारे इन्हीं कैटेगरी में क्लासिफाई थे। लेकिन जो होमियोथर्म थे ये ऐसे एनिमल थे जो अपना बॉडी का जो टेम्परेचर था उसे मेंटेन करते थे, बरकरार रखते थे, चेंज नहीं करते थे। और इन एनिमल्स में जी बर्ड्स और मैमल्स को क्लासिफाई किया गया। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन थी अनसेटिस्फैक्ट्री थी, वजह कि इनमें कुछ खराबियां थी। मसलन कुछ आमतौर पे जो फिशेस थी जो डीप सी के अंदर रहती थी, ज़्यादा समंदर की गहराई में रहती थी, जहाँ समंदर के पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता था, तो ये फिशेस भी अपना बॉडी का जो टेम्परेचर था उसे मैमल्स की तरह मेंटेन रखती थी, चेंज नहीं करती थी। इसी तरह आमतौर पे कुछ लिजर्ड थी, ये भी अपना टेम्परेचर जो थी वो आमतौर पे जी मेंटेन रखती थी, हालांकि उन्हें मेंटेन नहीं रखना चाहिए था। इसी तरह कुछ ऐसे बर्ड्स थे और कुछ ऐसे मैमल्स थे जिन्हें चाहिए तो ये था कि अपना बॉडी टेम्परेचर जी चेंज ना करते, लेकिन ये अपना बॉडी टेम्परेचर आउटर एनवायरनमेंट की वजह से चेंज करते थे। तो इसी वजह से फिर ये इन खामियों को दूर करने के लिए जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन पेश की गई उसमें जो बेस थी वो सोर्स ऑफ हीट थी। यानी एनिमल जो हैं वो हीट कहाँ से हासिल कर रहे हैं, सोर्स क्या है हीट का। यहाँ ये नहीं देखा गया कि कौन सा एनिमल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं या नहीं करते। इस हवाले से फिर एनिमल्स के 3 जी ग्रुप बनाए गए। एक को कहा गया जी एक्टोथर्म, ये नाम से रहा है, ये बाहर से हासिल करते हैं, नाम से जाहिर है जी। एंडोथर्म्स जो अंदर से मेटाबॉलिज्म से, और हेट्रोथर्म जो वेरिंग हेड अमाउंट वाले हेट्रोथर्म्स। तो 3 फिर इनकी कैटेगरीज बनाई गई सोर्स ऑफ हीट पर। जो एक्टोथर्म थे ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है आउटर एनवायरनमेंट से हासिल करते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए सोर्स ऑफ हीट आउटर एनवायरनमेंट थी। और इनमें जी हम फिशेस की बात करेंगे, इनमें इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, इनमें एम्फीबियंस के हवाले से बात होगी, इनमें जी रेप्टाइल्स के हवाले से बात होगी। तो ये सारे जो है आमतौर पे एनिमल्स यहाँ आ गए। अब जो एंडोथर्म थे ये ऐसे एनिमल थे जो अपना बॉडी टेम्परेचर अपने मेटाबॉलिज्म से, इंटरनल मेटाबॉलिज्म से हासिल करते थे। इसमें जी सम फिशेस शामिल हो गई, कुछ फिशेस यहाँ शामिल हो गई। इसके अलावा बर्ड्स थे जी, मैमल्स थे और फ्लाइंग इंसेक्ट थे, ये इस कैटेगरी में आ गए। तो ये एंडोथर्म थे, यानी अपना बॉडी जो हीट है वो अपने मेटाबॉलिज्म से हासिल करते हैं। हेट्रोथर्म यानी ये अपनी बॉडी हीट इनकी वेरिंग अमाउंट में होती थी। मतलब वेरिंग अमाउंट का क्या मतलब है कि कभी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, और ये अपने हीट हासिल मेटाबॉलिज्म से करते हैं।
लेकिन उस मेटाबॉलिज्म से अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, तो इनको हेटेरोथर्म्स कहा गया। मसलन हिमिंग बर्ड्स, जी सबसे छोटे परिंदे, और इसी तरह बैट्स, चमगादड़, तो ये इस कैटेगरी में आए कि ये हेटेरोथर्म ऐसे थे जो आमतौर पे हीट प्रोड्यूस करते थे वेरिंग अमाउंट में, यानी मुख्तलिफ अमाउंट में, लेकिन उससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते थे, इसी वजह से उनका बॉडी का टेम्परेचर वेरी होता था। इनके एग्जांपल हिमिंग बर्ड्स और बैट्स थे। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन बताई है एनिमल्स की टेम्परेचर के हवाले से। और अगर मैं बात करूं कि रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज, जी रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज जी बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, कि एनिमल और एनवायरनमेंट के दरमियान जो हीट एक्सचेंज की रेगुलेशन है वो किस तरह है। देखो भाई, एनिमल्स के मुख्तलिफ मैकेनिज़्म हैं, मुख्तलिफ अडाप्टेशन हैं जो आम तौर पे हीट की रेगुलेशन के लिए वो हासिल करता है। तो यहाँ 3 किस्म की हम बात करेंगे। एक है स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, जी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन, साख्त में क्या चेंजेस लाती हैं। दूसरी हैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन, फंक्शन के हवाले से क्या अडाप्टेशन की जाती है। और तीसरी हैं बिहेवियरल अडाप्टेशन, अच्छा भाई, जो स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन थे कि इन्होंने आमतौर पे ये चेंज लाते हैं जी सबडर्मल फैटी लेयर के, स्किन के नीचे जो फैटी लेयर होती है उसमें चेंज लाते हैं। चेंज दे में भी चेंज सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन एंड पिलेज, और दूसरा पिलेज में। अब ये देखें, ये सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन और पिलेज, इनमें क्या फ़र्क है। देखें भाई, सबडर्मल इंसुलेशन का मतलब है कि जो स्किन है उसके नीचे जो फैटी लेयर है ये इंसुलेशन वाला काम करती है हीट के लिए, उसमें चेंज करते हैं। मतलब यह है कि सर्दियों में इनकी जो फैट की लेयर हैं वो बढ़ जाती हैं, और जब गर्मियाँ आएंगी तो इनमें फैट की लेयर कम हो जाती है, चेंज लाते हैं। इसी तरह पिलेज, बालों वाली खाल को पिलेज कहते हैं। बाज़ एनिमल आपने देखे हैं कि उनके सर्दियों में बाल बड़े हो जाते हैं जो बर्फानी इलाकों में हैं, और फिर जब गर्मियाँ आती हैं तो उनके बाल कम हो जाते हैं। इसका मतलब पिलेज में भी ये चेंज लाएंगे, और जो सबडर्मल फैटी लेयर है उसके अंदर भी ये आमतौर पे चेंज लाएंगे। और इसी तरह आमतौर पे इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, ये जी दूसरी होगी प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड इनमें मौजूद होते हैं जिनसे पसीना खारिज होता है, तो उनका मौजूद होना भी एक स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है। और इसी तरह इनके जो आमतौर पे लंग्स हैं वो मॉडिफिकेशन है फॉर पॉन्टिंग। जी पॉन्टिंग जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आमतौर पे एवापोरेटिंग कूलिंग हासिल की जाती है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा कि जब भी ये बैठता है मुंह खोल के बैठता है और मुंह से ही पानी उड़ा रहा होता है, तो ऐसे प्रोसेस को पैंटिंग कहते हैं। यानी जिस्म पे इसको पसीना नहीं आएगा, मुंह के ज़रिए आएगा। तो ये आमतौर पे एवापोरेटिंग कूलिंग हासिल करते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉन्टिंग। तो 3 चेंजेस मैंने बात की, चेंज सबडर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन, और दूसरा पिलेज, इसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, और तीसरा जो था कि लंग्स इनके मॉडिफाइड थे। जी किसके लिए मॉडिफाइड थे? फॉर द पॉन्टिंग। और अगर मैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन के हवाले से बात करूं तो फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में ये देखें, स्किन के अंदर चेंज लाई जाती है। एक वेजो डायलेशन और दूसरा होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन।
देखें, वैसोडाइलेशन का मतलब होता है खून की नालियों को डायलेट कर देना। जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, हमारे अंदर भी ऐसे होता है कि ब्लड की मैक्सिमम फ्लो जो है वो स्किन की तरफ कर दी जाती है, ताकि जो गर्म खून है उसका टेम्परेचर डेसिपेट हो जाए, ज़ाय हो जाए। ये है वैसोडाइलेशन। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर ब्लड का फ्लो स्किन की तरफ कम कर दिया जाता है, यानी ब्लड वेसल ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं जो स्किन में मौजूद होती हैं, तो ब्लड का फ्लो कम कर दिया जाता है। क्यों? ताकि बॉडी का जो ब्लड का टेम्परेचर है वो आमतौर पे ज़ाय ना हो। तो ये है वैसोडाइलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन। इसी तरह जो दूसरी अडाप्टेशन है वो है स्वेट ग्लैंड का एक्टिवेशन, यानी यहाँ स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो भी कूलिंग इफेक्ट करें, यानी इसका मतलब है कि उससे हमें ठंडक हासिल हो। और तीसरा है प्लमेज फ्लफिंग। जो बर्ड हैं आमतौर पर मसल को एक्टिवेट करते हैं और फिर परों को फड़फड़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लमेज फ्लफिंग। तो परों को फड़फड़ाने से मसल एक्टिवेट होते हैं, तो लाजिम बात है उससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो इससे आमतौर पे एनिमल जो हैं वो हीट को हासिल करते हैं। तो ये उनकी हो गई जी फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। तो ये फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन थी। स्किन के हवाले से वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन, यानी खून की नालियों का डायलेट हो जाना और कंस्ट्रिक्ट हो जाना। और दूसरी थी स्वेट ग्लैंड का अगर प्रेजेंस की बात है तो ये स्ट्रक्चरल है, अगर एक्टिवेशन की बात है तो ये आमतौर पे फिजियोलॉजिकल है। इसी तरह प्लमेज फ्लफिंग, परों का फड़फड़ाना, इससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। अब बिहेवियरल अडाप्टेशन में यह है कि बाज़ एनिमल्स मुख्तलिफ किस्म के अडाप्टेशन करते हैं ताकि उनकी जो हीट लॉस है या हीट गेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम हो जाए। मसलन आप देखते हैं कि जो ग्राउंड स्क्यूरल हैं, यानी ऐसी गुलेरियाँ जो आमतौर पे ग्राउंड पर रहती हैं, तो वो मिड डे को जब दोपहर होंगे वो आमतौर पे बरोज़ के अंदर मौजूद होंगी, बिल्लों के अंदर मौजूद होंगी, बाहर नहीं निकली होंगी, ताकि वो बाहर से जो हीट है उसको वो गेन ना कर सके। बल्कि ये आमतौर पे अगर आपने देखा होगा तो ये रात को निकलते हैं, इन्हें नक्टर्नल कहते हैं कि ये दिन को आमतौर पे ये छुपे होते हैं। इसी तरह हम लीजर्ड की अगर बात करें तो लीजर्ड जो हैं ये जी बास करती हैं सनलाइट को, कि ये जहाँ सूरज आ रहा होता है उसकी रेडिएशन, तो लीजर्ड जो है उसके सामने बैठ जाती हैं और बास करती हैं सन को, यानी इसका मतलब हो गया कि ये भी बाहर से हीट को हासिल करती हैं। इसी तरह जो बाज़ मैमल्स हैं दे चेंज देयर पोस्चर, ये अपने अंदाज तौर तरीके चेंज करते हैं। मसलन आपने देखा होगा कि जो मैमल्स हैं जब ये गर्मियाँ होती हैं तो ये एनिमल साया ढूंढ रहे होते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो धूप में बैठे होते हैं। हमारी भी यही कंडीशन होती है। दूसरा यह है कि अगर आपने सर्दी में बिल्ली को बैठा हुआ देखा होगा तो सुकड़ी होगी, यानी इसका मतलब है कि उसने अपना बॉडी सरफेस एरिया को कम करना है। हम भी सुकड़े बैठे होते हैं, वजह कि मैक्सिमम हीट जो है वो हमारी लूज ना हो, मिनिमम हो, हमने अपना सरफेस एरिया कम कर दिया है। लेकिन गर्मियाँ होती है तो एनिमल जो है पाँव हाथ फैला के बैठे होते हैं, इसका मतलब है कि अपना सरफेस एरिया जो है उन्होंने इंक्रीज़ किया होता है। क्यों? ताकि मैक्सिमम जो है वो हीट लूज़ हो जाए। अल्लाह।